गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कामिनी। आज हम डिस्कस करेंगे अपना पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको आपके जून 2024 एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ PYQs। ये हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आप प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से लगा लीजिए। दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज योर कंप्लीट यूनिट। हमारी यूनिट वाइज एक सीरीज है PYQs की। प्लीज़ आप हर सेशन को जरूर अटेंड करिए, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा। स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ, हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट वाला है, हम स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करते हैं। द टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर मोर इफेक्टिव देन लर्नर सेंटर्ड मेथड्स इन प्रॉम्प्टिंग डीप लर्निंग। आज की डेट में वैसे भी हमें पता है कि जो हमारा पूरा टीचिंग का मेन फोकस है लर्नर पर। हमें अपना जो करिकुलम डिजाइन करना है, पैटर्न ऑफ टीचिंग, ये सारा जो हमें ध्यान में रख के करना है वो स्टूडेंट्स के हित को पहले लेके चलना है। तो जो क्या डीप लर्निंग है वो टीचर सेंटर्ड मेथड से होगी? नहीं, डीप लर्निंग आपकी होगी लर्नर सेंटर्ड मेथड से। तो यहाँ से जो है हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बिकॉज टीचर सेंटर्ड मेथड कभी भी प्रमोट नहीं करेगा आपकी डीप लर्निंग को। सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। लेक्चर मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस होता है? लेक्चर मेथड इस टाइप का नहीं होता। लेक्चर मेथड पूरा टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर क्लास में आता है, अपना लेक्चर डिलीवर करके चला जाता है। उसका कोई भी फोकस नहीं है कि उसको स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, डीप लर्निंग बढ़ानी है। तो यहाँ से क्या है, हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ये आप यहाँ पे आंसर चेक कर लीजिए, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। आप स्टेटमेंट को पढ़िए, एक बार खुद से समझ के देखिए कि एक्चुअली स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा गया है, क्या ये सही है या नहीं। पहले आप अपने आप से आंसर लगा के देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप उसके बेसिस पे अपने आंसर सही लगा पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है। जो कॉन्सेप्ट हर बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हर क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्लीज आप इन क्वेश्चंस को स्किप ना करें। ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर लगा लें। क्या क्वेश्चन है हमारा? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। बिल्कुल ठीक है कि अगर स्टूडेंट्स को कोई एक प्रॉब्लम दी हुई है, उनको उसका सॉल्यूशन निकालना है, उनको खुद ही उस पर काम करना है, दैट इज लर्नर सेंटर्ड। तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं। इन गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग में यही होता है कि हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ टीचर गाइडेंस, या जो भी उनका गाइड प्रोवाइडेड है उसकी हेल्प से वो अपना खुद नॉलेज को बिल्डअप करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें हेल्प चाहिए होती है क्योंकि ये गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग है। विदाउट द असिस्टेंस ऑफ अ टीचर, यहाँ ये जो वर्ड है हम इससे ही पता कर लेंगे कि हमारा स्टेटमेंट सही है गलत है। ये विद असिस्टेंस होता है, विदाउट नहीं होता। तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रीड करने से पहले बस ये छोटे छोटे वर्ड्स हमें कैच करने हैं जो कि हमें हमारा सही आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। स्टेटमेंट आप जब भी रीड करें प्लीज रीड विद केयरफुली। इसमें जो एक दो कैची वर्ड्स होते हैं वही बहुत है आपको आपके आंसर तक जाने के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये आज की डेट में एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मूक। आपको मूक्स और ये आपका स्वयं प्रवाह, स्वयं प्लेटफॉर्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ही होना चाहिए। पहले तो फटाफट से मूक की क्या फुल फॉर्म है जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हमें मूक की फुल फॉर्म लिखनी है और मूक बेसिकली है क्या। इसकी फुल फॉर्म मैं अभी आपको इस सेशन में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको खुद से टाइप करनी है। एक बार टाइप करने से क्या होता है कि वो हमारी मेमोरी में बिल्डअप हो जाता है, वो हमें याद होगा। ये मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग में आते हैं ना, ये अभी हम करेंगे आगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मूक का मेरे को फुल फॉर्म बताओ। अब डेवलपमेंट ऑफ मूक फॉर अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन हैज बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कोऑर्डिनेटर्स।
जो अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन के लिए जो मूक का वो प्लेटफॉर्म है वो दिया गया था हमारा सीईसी, दैट इज कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। सीईसी हमारा एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी बॉडी है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ एन नंबर ऑफ कोर्सेज आपको मिलते हैं। लगभग अभी इसने करीब अराउंड 400 मूक्स के चैनल डेवलप किए हैं। आप इसका डिटेल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको सीईसी पता होना चाहिए, इनफैक्ट ये सारा ही इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इग्नू के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये इसका दिया हुआ है मूक का, लेकिन अभी आपको रीड नहीं करना। पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन बताया वो प्रोवाइड करो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, while designing assessments, teacher must focus on which of the following as per outcome based education। जो टीचर को अपना असेसमेंट प्रोग्राम डिजाइन करना है वो किसके बेसिस पर डिजाइन करना है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन। उसका जो मेन फोकस है वो उसके एजुकेशन का क्या आउटकम है इस पर है। तो टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जब हमारा फोकस ही आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर है तो उसको लर्निंग के आउटकम्स पर ही फोकस करना है, दैट इज लर्निंग आउटकम्स। अदर ऑप्शंस भी आप एक बार देखिए। हमारे पास क्या दिया गया? एक्टिविटीज पर फोकस, रीडिंग मटेरियल पे, परक्यूसेट्स पे। तो अगर आउटकम बेस्ड कर रहे हो तो आप लर्निंग आउटकम्स पर ही फोकस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज फॉर ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग। जो आज की डेट में तो हर जगह ऑनलाइन इतना ज़्यादा हो गया, प्रोजेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, स्लाइड से पढ़ा रहे हो, पीपीटीज दे रहे हो, ये सब कुछ। लेकिन जो पहले के डेट में सिर्फ आपको ऑफलाइन टीचिंग में क्या बेस्ट मेथड आप यूज़ कर सकते थे? प्रोजेक्टर ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी का है। पीपीटी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन होगा, एलएमएस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिजिकल मॉडल्स। पहले फिजिकल मॉडल के थ्रू आप बेटर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स को पढ़ा पाते थे। ये आएगा हमारा इसमें ट्रेडिशनल मेथड में, दैट इज फिजिकल मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, cognitive domain of behavioral objective comprises which of these objective? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये आपके 3 डोमेन्स हैं एजुकेशन के। ये तीनों ही आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कॉग्निटिव डोमेन में क्या बताया गया है, अफेक्टिव डोमेन में क्या है एंड साइकोमोटर डोमेन में क्या है। आपके 3 डोमेन्स हैं, दैट इज कॉग्निटिव, सेकेंड वन इज अफेक्टिव एंड एक थर्ड है हमारा साइकोमोटर डोमेन, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में आपके क्या 6 एस्पेक्ट्स आते हैं, अफेक्टिव में क्या आएगा और आपका साइकोमोटर डोमेन में क्या आएगा? आपके कॉग्निटिव में इनके निमोनिक्स हैं, जिन्हें अगर आप इन स्टेप्स को विद निमोनिक याद करोगे तो बहुत इजीली वो आपके माइंड में रहेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं कॉग्निटिव में क्या आएगा। कॉग्निटिव हमारा रिलेटेड होता है पूरा माइंड से, जो भी माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज आएंगी वो सारी कॉग्निटिव में आती है। अफेक्टेड होता है हमारा हार्ट से रिलेटेड, जितने भी इमोशंस वाला पार्ट है वो हमारा अफेक्टिव में आएगा। एंड साइकोमोटर हमारे डूइंग से रिलेटेड होता है, तो इसको हम अपने, ये काफ़ी अच्छे से तो नहीं बना, हैंड से रिलेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे 3 एच होते हैं, दैट इज हेड, ये हेड हो गया, ये हार्ट हो गया और ये हमारा हो गया हेड। ये डूइंग से रिलेटेड होता है। ये 3 हमारे डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। इनके अंदर हमारे सब पार्ट्स आते हैं। यहाँ पे कॉग्निटिव में क्या क्या आएगा पहले हम ये देख लेते हैं, दैट इज इवेल्युएशन, वैल्यूइंग नहीं आएगा, वैल्यूइंग आएगा हमारा अफेक्टिव में। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रिसिशन नहीं आएगा, वो हमारा साइकोमोटर में आएगा। एंड यहाँ पे नॉलेज आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ECNE। इस टाइप के क्वेश्चंस ना स्टूडेंट्स आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सपोज आपको पता है कि इसमें ई आएगा, अब आप अपना ई पॉइंट लेके चलेंगे, ई इसमें है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम विद इन अ सेकेंड अपने राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे कि सही आंसर क्या है। किसी को ई फॉर श्योर पता है कि ई आएगा, किसी को सी पता हो सकता है, किसी को ए पता हो सकता है। तो आपको जो 100% आपको पता है कि ये आएगा ही आएगा, आप उस ऑप्शन को लेकर डायरेक्ट ऑप्शंस पर आइए, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चंस करिए, विद इन अ सेकंड आप अपने राइट आंसर तक जरूर पहुंचाओगे। राइट आंसर इज ACE। अब हम अपने तीनों डोमेन्स देख लेते हैं एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी एकदम, अगर हम इसे बोलें तो ये हमारा 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि आपको बहुत अच्छे से याद करने की कॉग्निटिव डोमेन क्या है, हमारे अफेक्टिव डोमेन क्या है एंड साइकोमोटर डोमेन क्या है।
इसका निमोनिक मैं आपको बता देती हूँ, हमारा कॉग्निटिव का है RUFNEC। एक बार मेरे साथ बोलिए और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको विद इन अ सेकंड ये याद हो जाएगा। RUFNEC जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। एक बार क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ लिख देते हैं ना तो वो हमें और जल्दी याद हो जाती है, या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप इसको बोलिए RUFNEC। ये हो गया हमारे कॉग्निटिव डोमेन। इसमें RUFNEC का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। R हो गया हमारा रिमेंबर, U अंडरस्टैंड, F अप्लाई, N एनालाइज, E इवेल्युएट, C क्रिएट। RUFNEC आपको अब ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा अफेक्टिव। अफेक्टिव होता है हमारा R² VOC। जल्दी से रिपीट करिए 3 बार और कमेंट बॉक्स में लिखिए R² VOC। R² VOC रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग। R² हो गया हमारे रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग, V वैल्यूइंग, O ऑर्गेनाइजिंग, C कैरेक्टराइजिंग। R² VOC रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑर्गेनाइजिंग कैरेक्टराइजिंग। अब लास्ट आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या है हमारा आइम पेन। आइम पेन कितना ही इजीली मॉनिक है, आपको ऐसे याद हो गया वो आइम पेन। आइम पेन में क्या है हमारा इमिटेशन, मैनिपुलेशन। I फॉर इमिटेशन, M फॉर मैनिपुलेशन, P फॉर प्रिसिशन, A फॉर आर्टिकुलेशन, N फॉर नेचुरलाइजेशन। यहाँ से आई होप आपको ये तीनों डोमेन विद इनके सब पार्ट्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। RUFNEC, R² VOC, आइम पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड करिए। हाँ जी। In a learning organization, the learning of teachers, their professional development, and the learning of children, their educational, are inevitably complementary and mutually reinforcing। Exactly यही होता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, जो टीचर और स्टूडेंट्स का एक म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, उनको साथ में चलना है कि उनको स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेस्ट करना है, यही होता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से हमारे स्टेटमेंट बन तो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द इनर वर्ल्ड ऑफ इमोशंस। अगर आप इंटरपर्सनल हो तो आपको इमोशंस को तो स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे से समझना ही समझना है, लेकिन इसने क्या बोल दिया डज नॉट इन्वॉल्व। तो ये हमारे स्टेटमेंट, इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें पता है कि यहाँ से अगर इंटरपर्सनल में से इमोशंस को हटा दिया तो हमारा वो ऑप्शन ही गलत हो गया। दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ कोई एक ऐसा सिंगल मेथड नहीं है जो हर सिचुएशन में हमेशा बेस्ट रहे। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शंस में से बेस्ट क्या है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो क्या लेक्चर बेस्ट मेथड होगा। लेक्चर में क्या होता है, टीचर आया, उसने अपना लेक्चर डिलीवर किया, दैट्स इट। तो लेक्चर मेथड हम बेस्ट नहीं लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी हद तक अच्छा है कि उसने आपको दिखा के समझाया, जो कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारा अच्छा हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है डिस्कशन। तो अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन को कंपेयर करें तो क्या बेस्ट होगा। डिस्कशन में क्या है कि टीचर अपना इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपका फीडबैक ले रहा है, आपकी जो प्रायर नॉलेज है वो चेक हो रही है, यहाँ आपका साथ ही साथ क्वेश्चन हो रहे हैं, आंसर हो रहे हैं, फीडबैक आ रहा है। तो अगर हम यहाँ बेस्ट देखें तो हमारा ये बेस्ट निकलेगा इसमें से डिस्कशन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्कशन। अगर डिस्कशन नहीं होता तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन भी एक काफी अच्छा मेथड हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अगर टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमसे पूछा गया है। टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस। क्या टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आपका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नहीं, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ये हमें पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि ये तो एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, ये सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना, ये काफी हद तक हमें सही लग रहा है। टू डिक्टेट नोट्स टू द स्टूडेंट, ये तो आपको एक सेकंड में समझ आ रहा होगा कि ये हमारा आंसर नहीं है, ये गलत है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, क्या सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने तक के लिए एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, नहीं, उसको क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स की डीप लर्निंग को बढ़ाना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ाना है, उनका हमें सिर्फ मेमोरी लेवल तक स्टूडेंट्स को नहीं रखना, हमें मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल तक लेके जाना है, उनकी थिंकिंग पावर को हमें बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ जो सही आंसर है वो हो जाएगा टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप ऑप्शंस पर जाइए, आपको जो भी ऑप्शन स्टूडेंट्स के हित में लग रहा है या हमें जो लर्नर के लिए बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, आप आंख बंद करके वो ऑप्शन लगाइए, वो आपका 100% सही होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस है वो है स्टूडेंट्स पर, लर्नर पर। उनके फेवर में अगर कोई भी ऑप्शन है तो वो ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। मैंने आपको अभी बताया ना कि एक सिंगल मेथड बेस्ट नहीं है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, हम उन ऑप्शंस के बेसिस पे देखेंगे कि इन ऑप्शंस में से क्या बेस्ट मेथड है। लेक्चर तो अभी हमने बोला था कि हमारा लेक्चर एक बेस्ट मेथड में नहीं आएगा, तो लेक्चर तो हम यहाँ से हटा ही देंगे। सेमिनार्स एंड प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट दे रहे हो बच्चों को, सेमिनार्स करवा रहे हो, ये काफ़ी हद तक एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, सेमिनार एंड डिक्टेशन। सेमिनार आपका एक पॉजिटिव मेथड है, लेकिन डिक्टेशन की वजह से हम यहाँ से हटा देंगे कि आप आए, आपने डिक्टेट किया, नोट्स बनाए बच्चों को, आप चले गए, तो एक अच्छा मेथड नहीं जाना जाता टीचिंग का। अगेन डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, डिक्टेशन की वजह से ये पॉइंट भी चला गया, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बचा है दैट इज सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा, बाकी हम आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर इज सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर यूजेस टीचिंग एड्स फॉर। सपोज अब मैं भी यहाँ पे अगर अपनी वीडियोस में आपको ग्राफ्स प्रोवाइड कर रही हूँ, चार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, या कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर कोई एक मॉडल यूज करके मैं आपको वो दिखा रही हूँ, तो वो बेसिकली मुझे किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग तो वो बना रहा है, इससे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है टीचिंग में। मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको सिर्फ हमें मेमोरी तक नहीं लेके जाना, कि आपको चीज़ें बेटर अच्छे से समझ में आए, इसके लिए टीचिंग एड्स यूज होते हैं, तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए ये हमारा सही हो सकता है। मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव, ये हो सकता है, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पर मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सिर्फ उनको अटेंटिव बनाने के लिए आप टीचिंग एड्स यूज कर रहे हो, द सेक ऑफ इट्स यूज की हमें नहीं भाई यूज करना ही करना है इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, नहीं ये नहीं है। तो जो यहाँ से इसका बेस्ट आंसर निकल रहा है that is making teaching within the understanding level of the students. Right answer. Next question, effectiveness of teaching depends upon, teaching की effectiveness किस पे डिपेंड करती है। क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर, बिल्कुल भी नहीं, कि बहुत सारे ऐसे हैं आपके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, अगर आप उनको अच्छे से सामने वाले अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा ही नहीं पा रहे, आपके पास नॉलेज बहुत सारी है लेकिन आप वो नॉलेज डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो क्या आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ से हम ये पॉइंट हटा देंगे कि इस पर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड नहीं करती। पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर, पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर एक फैक्टर है, लेकिन उस पर हमारी ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड नहीं करती। हैंड राइटिंग ऑफ अ टीचर, हैंड राइटिंग मैटर करती है, लेकिन अगर हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा खराब है, वो उस केस में मैटर करती है। नॉर्मल हैंड राइटिंग से हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टीचर, ये एक मेन पॉइंट है कि टीचर को उसके पास डिग्री है बहुत सारी, लेकिन इसके बाद भी उसको सब्जेक्ट की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है जो वो अपने स्टूडेंट्स को दे पाए, तो वो एक इफेक्टिव टीचर नहीं होगा। तो इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचर डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर। यहाँ से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज बाई दी। देखिए, आप आज की डेट में जो टीचर है वो सिर्फ एक टीचर का रोल प्ले नहीं कर रहा है, उसको स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है, समटाइम ही इज लाइक उसको उसके फ्रेंड्स की तरह भी रहना है। बहुत सारे रोल्स हैं जो टीचर एक क्लासरूम में प्ले करता है, तो अगर उसको अपने स्टूडेंट्स का कोई भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को पता करना है, तो क्या वो एक सब्जेक्ट टीचर है वो बहुत अच्छे से पता कर सकता है। सब्जेक्ट टीचर आपके सपोज 8 लेक्चर है आपकी क्लास में, किसी एक साइंस का टीचर आए, उन्होंने अपना लेक्चर पढ़ाया, वो चले गए, उसके बाद मैथ्स के आ गए, वो चले गए, क्या वो प्रिंसिपल है वो पता कर सकते हैं? प्रिंसिपल से मिलना स्टूडेंट्स आपका होता ही कितने टाइम बाद है। हम खुद ही जब स्टूडेंट से कितनी बार हमारा डायरेक्ट ऐसे पर्सनल कांटेक्ट होता था प्रिंसिपल के साथ, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को डील कर ही नहीं सकते। जो स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है बेस्ट डील बाय द क्लास टीचर। क्लास टीचर बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को समझता है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट इज क्लास टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, Which of the following institution is directly responsible for the professional growth of the school teachers in India? जो टीचर हमारे ऑलरेडी प्रोफेशन में हैं, जो ऑलरेडी हमारे टीचर्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है? दैट इज एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी इज अ इंस्टीट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्कूल टीचर्स।
राइट आंसर। लेकिन आपको ये सभी पता होना चाहिए, व्हाट इज CSIR, व्हाट इज NEC, व्हाट इज EMMRC, ये सारे पॉइंट। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन, ये जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं ना, इन ऑप्शंस में से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन के साथ उसके जो 4 ऑप्शन है वो भी काफी हद तक हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको इन ऑप्शंस में से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोसेंट लर्निंग हमारा इस यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन एडोसेंट लर्निंग। एक एडोसेंस की जो स्टेज होती है वो आता है कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, फिजिकल, आप इमोशनल स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, स्ट्रेस कितना है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं एडोसेंट की स्टेज पे, ये आपको पता होने चाहिए। तो जो एडोसेंट लर्निंग में बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिग्निफिकेंस होती है, दैट इज उसके सेंटिमेंट्स, उसका क्या होता है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सेपरेशन आ जाता है पेरेंट्स से। यहाँ हम उसको देखते हैं कि हीरो वर्शिप, वो जैसे सपोज कि अगर किसी बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो अपने कुछ आइडल को बना लेता है, किसी को विराट कोहली बहुत पसंद है, किसी को धोनी बहुत पसंद है, किसी को रोहित बहुत पसंद है, तो इस टाइप से वो अपने आइडल्स बना लेते हैं, हीरो वर्शिप में आ जाते हैं वो, एंड सेंटिमेंट से डील करना ये क्रूशियल पार्ट हो जाता है एडोसेंट लर्निंग का। दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। पहले आप एजर्शन पढ़िए, रीजन पर जाइए, फिर देखिए कि क्या ये रीजन बिल्कुल सही दिया गया है हमारे जो एजर्शन के लिए। पढ़ते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टीचर्स टू मेक स्टूडेंट एक्टिव लिसनर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरेक्टिव टेक्निक्स। बिल्कुल, ये हमारे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पूरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आपके लेक्चर में, तो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है कि पूरी क्लास ही उस आप जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहे हो उसमें इंटरेस्ट ले या अटेंटिव हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, हमें रीजन क्यों दिया गया है, क्यों स्टूडेंट्स होते हैं जो अनअटेंटिव हो जाते हैं क्लास में, क्या रीजन है इसका? इन टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट टेंड टू बिकम पैसिव लिसनर्स। बिल्कुल ठीक है। समटाइम क्या होता है कि जो टीचर सेंटर मेथड होता है कम्युनिकेशन का, उसमें स्टूडेंट एक्टिव ना रह के पैसिव लिसनर्स बन जाते हैं। तो टीचर को अपने सिर्फ टीचर सेंटर मेथड में कुछ ऐसी टेक्निक्स या ऐसी कुछ एक्टिविटीज को रखना है कि जिससे उनकी पूरी क्लास अटेंटिव रहे, इंटरेक्टिव रहे। तो यहाँ से रीजन भी बिल्कुल ठीक दिया गया है, तो हमारे हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर चेक कर लेते हैं, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factor contributing to social learning are termed as social competence। लर्निंग में वो कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं? सोशल में आपका क्या क्या यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जाता है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, ये आपका सोशल में नहीं आएगा। स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ये आपका पर्सनल में हो जाएगा, ये भी आपका सोशल में नहीं आएगा। सपोज आपने ये 2 पॉइंट निकाल लिए कि दैट इज बी और ई इसमें नहीं होगा, तो बी नहीं होगा, आप यहाँ से ये ऑप्शन हटा दोगे, ये हटा दोगे, ये ऑप्शन हटा दोगे, आपके पास बचा ही क्या, ए सी एंड डी। आपको सारे ऑप्शंस भी रीड करने की जरूरत है। अगर आपको 1-2 पॉइंट बहुत अच्छे से पता है तो विद इन अ सेकेंड आप अपने राइट आंसर तक जाओगे और वो आंसर आपका 100% सही होगा, अगर आप इस टाइप से ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से एग्जाम टाइम पर अपने आंसर्स को लगा रहे हो। हमारा राइट आंसर क्या होगा, दैट इज सोशल एस्पेक्ट में हमारा आ गया, दैट इज मोटिवेशन, सोशल स्किल्स एंड फैमिली सपोर्ट। आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। क्या जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट डालते हैं हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पे? फर्स्ट, लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर। बिल्कुल, ये इससे हम फर्क पड़ेगा हमारे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पे। ए हमारा होगा, तो हमारा जो है नहीं होगा, दैट इज बी सी एंड डी ओनली। ए होगा, ए होगा, ए होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चनिंग इम्प्लाई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग वाला पार्ट हम नहीं रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते, दैट इज बी नहीं होगा। तो बी नहीं होगा, यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी चला गया। अब डी दोनों में है, डी होगा, ई होगा। अब हमें देखना है हमारा सी है या ई है, दैट इज सी में क्या है, प्रोबिंग इन्वॉल्विंग एलिसिटिंग एंड सॉलिसिटिंग मूव्स। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हो स्टूडेंट्स की नॉलेज जानने के लिए कि उनके पास कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है, तो ये भी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में नहीं आता, दैट इज सी भी नहीं होगा हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए डी एंड ई ओनली। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ये हमारा राइट आंसर है। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज ए डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट,
स्टूडेंट्स आप देखा ना कि आपको सारे ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक दो ऑप्शन में आप 100% श्योर हो कि क्या वो पॉइंट है जो होगा और क्या नहीं होगा, तो आप फटाफट से ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक पे आओ और इससे अपना आंसर लगाओ। हम अपना स्टेटमेंट रीड करते हैं, ठीक है। Maximum performance tests are designed to access the upper limit of examinee's knowledge and ability. Performance test हम डिजाइन करते हैं कि हमें पता असेस करना है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल्स क्या है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी, ये भी हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्स टेस्ट होते इसलिए कि इनके हमें बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करना है, तो यहाँ से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, टीचिंग के मॉडल में हमारा क्या क्या आएगा ये हमें यहाँ देखना है। टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक, मॉडल ऑफ टीचिंग में टीचर बिहेवियर भी आता है, टीचर एंड स्टूडेंट टॉक भी आता है, आ सकता है। लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टीचर बिहेवियर, टीचर बिहेवियर तो आएगा और लर्निंग एनवायरनमेंट भी आएगा, ये भी हमारा सही हो सकता है। लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ये हमारा टीचिंग का मॉडल है तो इसमें टीचर बिहेवियर भी जरूर आएगा, तो सिर्फ यहाँ लर्नर का है, ये पॉइंट हटा देंगे। सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये भी बहुत नैरो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ से ये पॉइंट भी हट जाएगा। और हमारे पास दो डाउटफुल ऑप्शन क्या है कि ये टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ या लर्निंग एनवायरनमेंट में। आप यहाँ देखिए आपको क्या लग रहा है, टीचर और स्टूडेंट टॉक यहाँ एक बहुत ही हमें नैरो कॉन्सेप्ट दे दिया गया, जबकि लर्निंग एनवायरनमेंट में आपका प्रॉपर करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपका स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग में ये सारा आता है, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी, लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मैंने आपको बोला ये आपके 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, दैट इज मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल में क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है। अंडरस्टैंडिंग में आपको विद एग्जांपल्स फैक्ट बेस्ड पे आपको अच्छे से आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम उस चीज़ को लेके आते हैं नॉलेज को। रिफ्लेक्टिव में कि आपने जितना सीखा आप उसको खुद कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के आप 2 की पॉइंट्स याद रखिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपके आते हैं एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स। क्या है, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रमोट रिटेंशन फैक्ट बेस्ड, ये हमारा मेमोरी लेवल का है, सिर्फ जो हमें मेमोरी पर फोकस कर रहे हैं। गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स टू गेन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मैंने आपको अभी बताया अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप ये एग्जांपल्स वाला कीवर्ड है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, ये हमेशा से अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है, दैट इज हमारा बी होगा। ए हमारा नहीं होगा, ए हमारा नहीं होगा, ए हमारा नहीं होगा, बी हमारा होगा। अब हम सी या डी में से देख लेते हैं। इंसिस्टिंग ऑफ इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक तरह से स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गया, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर दिया गया है, तो सी हमारा नहीं होगा, दैट इज हमारा जो राइट आंसर है, दैट इज बी एंड डी। फिर भी हम डी अपना चेक करते हैं। हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, मैंने आपको अभी बताया फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल वाले 2 कीवर्ड्स आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको ये मिल रहा है तो वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाएगा। हमारा राइट आंसर हो गया, दैट इज बी एंड डी। क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में, ये जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट, ये असेसमेंट जो होते हैं ना, समेटिव फॉर्मेटिव, इनका आपको मीनिंग विद डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड व्हाट इज समेटिव असेसमेंट। यहाँ से हमसे पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन, जो भी हमारे ड्यूरिंग में आएंगे वो सारे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट काफी हद तक अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू समेटिव असेसमेंट। इन द प्रोसेस जो सारे हमारे असेसमेंट हैं दैट आर फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा वही मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में से आ गया। रिफ्लेक्टिव का देखते हैं, हमने अभी याद कर लिया। अच्छा, किसको याद है मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको भी आज ये इसके प्रोपाउंडर कौन थे, मेमोरी लेवल हमें किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया एंड रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेमोरी लेवल हमें किसने एक्सप्लेन किया था। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, बिल्कुल, because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically, यहाँ हमसे क्वेश्चन में
ये तो बता दिया गया कि रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल से डिफरेंट होता है, जो हमें भी पता है। लेकिन पैटर्न ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल में तो आपका लेक्चर मेथड हो सकता है, डिक्टेशन हो सकता है, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन भर रहे हो बच्चे के दिमाग में। रिफ्लेक्टिव लेवल में आप उसको एग्जाम्पल्स दे रहे हो, उसको फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ आपका ट्रांजेक्शनल है, दोनों ही साइड से आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, दैट इज आपका हो जाएगा ट्रांजेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटजी दैट आर लर्नर सेंटर्ड। यहाँ हमें टीचर पे फोकस ना करके लर्नर पे फोकस करना है, जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग टेक्निक्स है हमें वो बतानी है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में हाँ ये लर्नर सेंटर हो जाती है। टीम टीचिंग, यहाँ पे सिर्फ टीचिंग पर फोकस है, हमें टीचिंग पे नहीं लर्नर सेंटर लेना है, तो ये तो फटाफट से एलिमिनेट कर देंगे। इसको एलिमिनेट करके हम जल्दी से अपने ऑप्शंस पे जाएंगे। बी हटा दिया हमने, बी हटा दिया, अब हमारे पास ए ई डी या ए सी डी, डी दोनों में है, तो क्या अगर डी दोनों में तो आप डी चेक करोगे। अब आपको चेक क्या करना है, ई या सी। हम ई पर आते हैं, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये टीचर सेंटर है, लर्नर सेंटर नहीं है कि टीचर आया उसने लेक्चर दिया और वो चला गया। तो ई भी एलिमिनेट हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ए सी एंड डी। अब हम देखते हैं ए सी और डी में है क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग, यस। लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो लर्नर सेंटर है। पेयर शेयर डिस्कशन, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करके अपना जो कोई भी टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी लर्नर सेंटर है। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ए सी एंड डी। ये हमारा आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज है ना, उसमें मोस्ट रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये सारे पीवाईक्यूज निकाले गए हैं। प्लीज इसमें से कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी स्किप मत करिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगा रहे हैं दैट मीन्स आपकी यूनिट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। assertion and reason वाला, evaluation is said to be formative। हमें पता है formative evaluation क्या होता है, summative। formative होता है हमारा in the process when the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system। बिल्कुल ठीक है, formative वो तभी होगा जब आपको improve करना है कुछ। The form of such evaluation is informal and has to be take place during instruction and teaching। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये during instruction होता है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। आज हमने 25 क्वेश्चंस लगाए, कल हम अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लगाएंगे। इस तरीके से हम अपने हर यूनिट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चलाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।